नंबर 2, पछुआ पवने यानी वेस्टर्लीज विंड्स। अभी तक हमने व्यापारिक पवने एवं उन पवनों के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जलवायु कटिबंधों यानी क्लाइमेटिक रीजन का अध्ययन किया। अब हम पछुआ पवन एवं इन पवनों के प्रभाव क्षेत्र में स्थित जलवायु कटिबंधों का अध्ययन करेंगे। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती हैं। ये हवाएं पश्चिम दिशा से उद्गमित होती हैं, इसलिए इन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इन पवनों के क्षेत्र में दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का लगभग अभाव है, अतः अवरोधक न होने के कारण पवनें अत्यंत वेग के साथ ध्वनि करती हुई चलती हैं, जिन्हें अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। 40 अंश दक्षिणी अक्षांश पर प्रवाहित होने वाली पवनों को गरजता चालीसा यानी रोरिंग 40s के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बहने वाली पवन को तड़पता 50 यानी फ्यूरियस 50s तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रवाहित होने वाली पवन को चीखता 60 यानी श्रीकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। सागर के ऊपर चलने के कारण ये हवाएं पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेती हैं और अपने अक्षांशों पर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। इन्हीं पवनों के क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में 30 से 36 डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को घोड़े का अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इसको घोड़े का अक्षांश कहने के पीछे एक पुरानी कहानी है। चूंकि दोनों गोलार्धों में 30 से 36 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है, ये अक्षांश दो विपरीत पवनों यानी व्यापारिक एवं पछुआ के बीच विभाजन का कार्य करती हैं तथा इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय एवं उपध्रुवीय क्षोभ मंडल के ऊपर की हवाएं आकर बैठती हैं, अतः यहाँ पर पवन का क्षैतिज संचार नहीं होता है। चीन काल में जब व्यापारियों के घोड़े से लदे हुए पाल युक्त जहाज इस क्षेत्र में फंस जाते थे तो उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था, अतः आगे बढ़ने के लिए वे अपने जहाज में लदे घोड़ों में से कुछ घोड़ों को समुद्र में उतार दिया करते थे तथा जहाज को हल्का करके आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। इसी कारण इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाने लगा। पछुआ पवनों के क्षेत्र में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश स्थित है, जहां जाड़े में वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत फ्रांस की सेओन तथा रोन नदी घाटियां, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ये प्रदेश रसदार फलों के सबसे बड़े केंद्र हैं। अंगूर, संतरा, नींबू, नारंगी, अनार, अंजीर, आड़ू आदि यहाँ के प्रमुख फल हैं। जैतून, सहतूत, साइप्रस, फर, पाइन, सीडर, चेस्टनट आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ जैतून का तेल निकालने का उद्योग, रेशम के कीड़े पालने का उद्योग, अंगूर की शराब बनाने का उद्योग, फलों को सुखाकर डिब्बा बंद करने का उद्योग आदि यहाँ विकसित अवस्था में हैं। इन्हें विकास के प्रदेश कहते हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली अंगूर की शराब बनाने के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ विश्व की 4% जनसंख्या निवास करती है, जबकि ये विश्व के मात्र 1% भूभाग को घेरते हैं। इसी क्षेत्र में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के मध्य भाग में स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, अर्थात वर्षा का वार्षिक औसत 25 से 50 सेंटीमीटर है, अतः यहाँ वृक्षों का लगभग अभाव होता है, किंतु समशीतोष्ण प्रकृति की घासों की अधिकता होती है। घास के इन मैदानों को एशिया में स्टेपी, उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। घासों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में पशुपालन अधिक होता है। स्टेपी प्रदेश के रिवरगीज पशुपालन एवं पशुचारण के लिए विख्यात हैं। दक्षिणी रूस के स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स भेड़ पालन के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग
जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस के लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ने स्टेपी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी क्षेत्र में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मी में सर्वाधिक वर्षा होती है, परंतु वर्ष भर वर्षा होती है। चीन तुल्य जलवायु तथा मानसूनी जलवायु में पर्याप्त समानता होती है, इसलिए इसे उप मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। यहाँ हवांग हो, सिक्यांग और यांग टी सिकियांग घाटियों में विश्व की सबसे सघन आबादी निवास करती है। चावल की उत्पादकता भी इसी क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक है। इसी क्षेत्र में अर्थात पछुआ पवनों के क्षेत्र में सामान्यतः 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य भाग में टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश स्थित है। टैगा रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दलदली वन। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का से लेते हुए कनाडा होते हुए पूर्व में हडसन की खाड़ी तक वाले भाग एवं उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वतमाला तथा यूरेशिया में पश्चिम में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से रूसी साइबेरिया होते हुए पूर्व में बेरिंग सागर तक के भाग को सम्मिलित किया जाता है। इनके अलावा यूरोप में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया आदि आते हैं। यहाँ सदाबहार कोणधारी यानी शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये विश्व में मुलायम लकड़ी के सबसे बड़े भंडार हैं, किंतु इन वनों की लकड़ियां अत्यंत मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। फर, लार्च, स्प्रस, साख, चीड़, सागौन, देवदार, हेमलात, सीडर, सिनकोना आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। सिनकोना की छाल से ही कुनैन की प्राप्ति होती है। यहाँ स्थित पाइन के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। साइकस भी इन वनों का एक प्रमुख वृक्ष है, जिसके वनों में बहुत अधिक मंड यानी स्टार्च होता है, जिससे साबूदाना तैयार किया जाता है। इसलिए साइकस को सागू पाम भी कहते हैं। यहाँ स्थित पाइनस के वृक्षों में परागण वायु द्वारा होता है। परागण के दौरान इनके पीले रंग के परागकण इन जंगलों के ऊपर पीले रंग के बादल के रूप में छा जाते हैं, जिससे महीनों सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। इन बादलों के कणों की वर्षा को सल्फर वर्षा कहते हैं। टैगा प्रदेश के वन जिम्नोस्पर्म वर्ग के हैं। विश्व में इसी वर्ग के जंगल सर्वाधिक हैं। इन्हीं वनों से विश्व को सर्वाधिक लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी काटना एवं चीरना यहाँ का सर्वप्रमुख आर्थिक उद्यम है एवं शिकार करना दूसरा प्रमुख व्यवसाय है। टैगा वनों के नीचे पाटजोल मिट्टी पाई जाती है। पॉटजोल शब्द की उत्पत्ति भी रूसी भाषा के जोला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है राख। अर्थात इस मिट्टी का रंग राख जैसा होता है। ये एक परिपक्व मिट्टी है, किंतु अनुपजाऊ मिट्टी है। परिपक्व मिट्टी में मृदा के तीनों संस्तर पाए जाते हैं और सर्वाधिक उपजाऊ होती है, किंतु यहाँ की पॉटजोल मिट्टी के अनुपजाऊ होने का कारण ये है कि इन कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां मृदा के ऊपर एक प्रकार का अम्ल यानी एसिड बनाती है, जिससे मृदा के खनिज अंश एवं ह्यूमस तत्व गलकर एवं घुलकर भूमिगत हो जाते हैं और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अम्लों के कारण ही यहाँ मृदा विक्षालन यानी सॉइल लीचिंग बहुत अधिक होता है। रूस के टैगा प्रदेश में गेहूं शीतकाल के प्रारंभ में बो दिए जाते हैं और अंकुरण के पश्चात बर्फबारी हो जाने से गेहूं के पौधे बर्फ के नीचे सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। ग्रीष्मकाल के आगमन पर बर्फ पिघलती है और गेहूं के पौधों का विकास प्रारंभ होता है, जिसे गेहूं का बासंतीकरण कहते हैं। टैगा प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की अवधि लघु तथा शीत ऋतु में लंबी होती है। संसार का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस यही टुंड्रा प्रदेश की सीमा पर रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, जिसकी गहराई 1750 मीटर है, यही रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है, जिसे साइबेरिया का मोती कहते हैं। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है, किंतु शीत ऋतु में ये वर्षा हिमकणों के रूप में होती है। अतः वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर है। यहाँ कई महीनों तक बर्फ जमी रहने के कारण कार्य करना कठिन हो जाता है, इसलिए इसे संघर्षों का प्रदेश कहते हैं।